together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo. सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन। Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ। Tune in, turn up, दिल से बात करो, Radio Manu 92 FM के साथ चलो। Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on। Yo, let's all go। सेहत की बात और dreams to share, Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM, चलो बात करके देखते हैं। सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। Radio Manu 90.0 FM presenting Money Matters. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे आमिर और आप सुन रहे हैं हमारा शो मनी मैटर्स ऑन द वन ऑन ओनली रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि इस शो में हम बात करते हैं पैसे की, इस शो में हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, इस शो में हम बात करते हैं आपके मार्केट की, इस शो में हम फाइनेंस से रिलेटेड तमाम जानकारियाँ आप तक अपने मेहमान के ज़रिए, अपने एक्सपर्ट के ज़रिए पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से आज के शो में हम आप सबका स्वागत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूँ बता दूं कि आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सिकंदर आज़म, जो कि एक फ़ाइनेंस के एक्सपर्ट हैं और कई सालों से वो फाइनेंस के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। उनका एक वसी तजर्बा है पढ़ाने में और फाइनेंशियल मार्केट में। वो हमारे साथ बने हुए हैं आज हमारे स्टूडियो में। और आज जिस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है म्यूचुअल फ़ंड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में डॉक्टर सिकंदर साहब। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। सर, जैसा कि मैंने बताया कि आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फ़ंड पे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो समझ में आती है कि जब दो लोग अंडरस्टैंड करते हैं किसी चीज़ को तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। म्यूचुअल फ्रेंडशिप भी समझ में आती है। म्यूचुअल फ़ंड कैसे नाम पड़ा इस चीज़ का? म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है? ये एक तरह का फ़ंड है और इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जब कई लोग किसी कॉमन प्लेटफॉर्म पे जब वो कंट्रीब्यूट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, इस इंटेंशन या कई लोग इस इंटेंशन के साथ कि उससे हमें पैसा जनरेट करना है, रिटर्न जनरेट करना है, तो इसकी वजह से इसको म्यूचुअल फंड। अगर आप दूसरे तरीके से कहें तो इसको आप कह सकते हैं पूल, एक मनी पूल करते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ मनी है फ्रॉम द डिफरेंट इन्वेस्टर्स एंड टुगेदर उस अमाउंट को एक फिनेंशियल एनालिस्ट होता है जो इसको सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो जैसे कि नाम से है, मैं नाम पे थोड़ा आ गया कि डिस्कशन कर लें इस पे कि म्यूचुअल फंड नाम कैसे पड़ा। तो जो लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो म्यूचुअल कर रहे हैं, एक फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे उनकी अर्निंग होगी। तो क्या दे नो ईच अदर कि हु आर म्यूचुअल इन्वेस्टर्स? नॉट एग्जैक्टली, इन्वेस्टर्स आर नॉट नोन। ओके, दे डोंट नो कि और भी कौन कौन लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो जानते भी हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि एक पर्सन है वो सबके फंड को कलेक्ट कर रहा है बेसिकली, इसलिए इसको म्यूचुअल कहते हैं, बट दे आर नॉट नोन टू ईच अदर बेसिकली। ओके, तो ये जो म्यूचुअल फंड है इसमें जैसे कि अब हम कहीं भी जाते हैं एडवर्टीजमेंट में, एक ले पर्सन है, एक कॉमन मैन है एंड ऑफ कोर्स एक कॉमन वुमेन है, एक स्टूडेंट है, कोई बहुत छोटा सा व्यापारी है। अगर वो इन्वेस्टमेंट की बात करता है तो और टीवी, रेडियो, मैगजीन्स या किसी भी एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म पे जाता है तो म्यूचुअल फंड बहुत नुमाया अंदाज में उसको देखने को मिलता है कि इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। तो कहाँ से शुरू करना चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट? कैसे समझे, कहाँ जाना चाहिए?
देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। आपने कई बार देखा होगा एडवर्टीजमेंट में, वो बहुत साफ तरीके से वो बताते हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटी भी इसको एडवर्टाइज कर रहे हैं और बहुत साफ मेंशन होता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सब्जेक्ट टू मार्केट, मैं ये पूछने वाला था। ये इस पे हम लोग आएंगे। उससे पहले जो है बहुत सारी अलग अलग जो है इसको हम लोग कहते हैं AMC, असेट्स मैनेजमेंट कंपनी है। यानी कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको वो मैनेज करने वाली अलग अलग बहुत सारी प्राइवेट एजेंसियां इंडिया में हैं। अराउंड मोर देन 30 to 40 इंस्टीट्यूशंस आर देयर। यू मीन टू से कि कई फर्म्स है जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं। एग्जैक्टली, बट दे ऑल आर रजिस्टर्ड। सो लोगों को बिल्कुल ये समझ लेना ज़रूरी होगा कि जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड कंपनी में, तो वो बिल्कुल रजिस्टर्ड होते हैं, सेबी के अंडर, RBI पूरे वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होते हैं। और वो जो है उसी चैनल के थ्रू एक तरह से मीडिएटर हैं हमारे, और हमारे फंड को मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा दे आर इंडिविजुअल्स और दे आर लाइक फर्म और कंपनीज? दे आर कंपनीज आल्सो, लाइक आपने सुना होगा अभी इवन के एक्सिस म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे जो बैंक्स हैं, SBI है, ICICI है, LIC है, HDFC है। तो खैर LIC तो बैंक नहीं है, बट नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कई बार हम लोग दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। लेकिन LIC का म्यूचुअल फंड है ना? म्यूचुअल फंड है, बट दीज आर तो ये लोग, ये सारे प्लेटफॉर्म, ये सारी जो कंपनियां हैं, ये जो है साथ ही साथ उनके जो अपने कोर बिजनेस है उसके साथ साथ जो है म्यूचुअल फंड भी वो लॉन्च करती है बेसिकली। तो वो एक फंड कलेक्ट करते हैं लोगों से, वहाँ एक फिनेंशियल एनालिस्ट होता है, और वो फिनेंशियल एनालिस्ट ये डिसाइड करता है कि किस स्टॉक मार्केट में या कहाँ कहाँ पैसा लगाना है। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं भी है तो टू सम एक्सटेंट यू आर श्योर, क्योंकि वहाँ और उसका डिटेल आपको मिल जाएगा कि वो आपका एनालिस्ट कौन है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, पिछले कितने साल से उसकी एक्सपर्टाइज है, ऑन कंपनी वेबसाइट्स। एग्जैक्टली, इवन कि आपको कंपनी वेबसाइट पे ये भी आपको डिटेल मिल जाएगा कि उसने किस किस कंपनियों में लगा रखा है ऑलरेडी, और कितने पैसे किस कंपनी में लगा रखा है, डेली उसका इंक्रीज डिक्रीज जो होता है, वो सारी चीज़ें आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। आपने एक जुमला कहा, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। नॉर्मली ये जो शब्द है, ये जो लफ्ज़ है, ये जो जुमला है, हमेशा एडवर्टीजमेंट के लास्ट में आता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अपने लिसनर्स को, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें सुन रहे हैं, उन तो पहले ये पता चल जाए कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, क्यों होता है, क्या होता है, क्यों लिखा जाता है जी, ये जो और क्या रिस्क होते हैं। एग्जैक्टली, तो म्यूचुअल फंड जो है, इसका जो इसमें जो हम इन्वेस्ट करते हैं बेसिकली, तो ये पैसा लार्जली जो है वो शेयर मार्केट में जाता है। तो शेयर मार्केट बहुत हद तक ही डिपेंड करता है। मतलब ये है कि कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी एक नॉर्मल पर्सन जो अपना इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड में, फिर वो कंपनीज शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। एग्जैक्टली, और जब वो शेयर मार्केट में जब वो शेयर मार्केट में जाएगा तो जाहिर सी बात है, हर कंपनी की अपने अपने रिस्क हैं, हर कंपनी का एक अलग पोर्टफोलियो है, इन द सेंस कि कुछ कंपनी ऐसी हैं जो बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, कुछ कंपनी ऐसी हैं जो हो सकता है कि बहुत लार्ज कैपिटल है उसके पास, कुछ कंपनी के पास डेट लॉन बहुत ज्यादा है, कुछ कंपनियों पर लोगों का यकीन है कि ये कंपनी आगे चल करके बेहतर करेगी, तो उसके शेयर प्राइस जो अप एंड डाउन होते हैं, उससे आपका डिसाइड होता है कि आपका आपने जो इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में, वो कितना इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, यानी कितना बेहतर रिटर्न मिलेगा। तो ये अगर कोई ये गारंटी देता है तो कि इतना सर्टेनली 20%, 30%, 40% अगर एनुअल रिटर्न होगा, तो ये बिल्कुल, ये टोटली डिपेंड करता है मार्केट के फ्लक्चुएशन के ऊपर। इज इट गारंटीड एनीवेयर? एग्जैक्टली, नॉट एट ऑल, बट सम टाइम क्या होता है कि जो एजेंट होते हैं, जो मीडिएटर होते हैं, वो लेमैन को कन्विंस करने के लिए उन्हें बताते हैं कि आप इतना इन्वेस्ट करें एट द एंड ऑफ द 1 ईयर और 2 ईयर। मैं एक बात बता, लेमैन, नॉट ओनली लेमैन, आप क्योंकि जहाँ पे भी हम जाते हैं या इन्वेस्ट करने के लिए जो भी फॉर्म फिल करते हैं, तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो होते हैं वो स्टार करके छोटे छोटे लफ्ज़ों में लिखे होते हैं या बहुत जल्दी जल्दी बोले जाते हैं। तो अगर लेमैन नहीं भी हैं, आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तब भी आप जो है उस चीज़ को समझ नहीं सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं जो कि एक कॉमन मैन के समझ में नहीं आते हैं। तो अगर लेमैन नहीं भी हैं तब भी बहुत मुश्किल होता है समझना, फिर उसमें कैसे समझें, कैसे ट्रस्ट करें?
एग्जैक्टली तो ये आपको समझ लेना होगा कि कोई भी अगर मीडिएटर आपको अगर गारंटी दे रहा है तो वो गारंटी दे ही नहीं सकता, क्योंकि जो मार्केट का इंक्रीज डिक्रीज है वो टोटली डिपेंड कई प्लेयर्स पे, क्योंकि वहाँ फॉरेन प्लेयर्स भी हैं। फॉरेन प्लेयर्स को, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं जो इंडिया में आकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट में, उसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कब कितने आएंगे और क्यों आएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, चूँकि आप देखेंगे जब यूक्रेन का वार, रशिया यूक्रेन का वार या फिर कोविड-19, इस तरह के जो भी इवेंट्स होते हैं उस इवेंट के अकॉर्डिंग मार्केट में फॉरेन प्लेयर भी एग्जैक्टली रोल प्ले करते हैं। तो यू कैन नॉट, नो वन कैन एश्योर कि हाउ मच रिटर्न दे आर गोइंग टू गेट, बट यस वन थिंग इज श्योर कि फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर, 10 ईयर, 20, 30 ईयर का आप जब भी डेटा देखेंगे तो ऑन एन एवरेज शेयर मार्केट अप होता है, क्योंकि कंपनियां ग्रो कर रही होती हैं। जब कंपनी ग्रो करेंगी तो उनके शेयर प्राइस बढ़ेंगे, जब शेयर प्राइस बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली आपका मनी तो शेयर में ही लगाया है फंड मैनेजर ने बेसिकली। करेक्ट। हम आपको यहाँ पे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। दोस्तों कहीं मत जाइएगा, हम फौरन हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं मनी मैटर्स, रेडियो मानू 90.0 FM का फाइनेंस एंड कॉमर्स शो। कीप लिसनिंग टू रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। A quote by Beverly Sills: "You may be disappointed if you fail, but you're doomed if you don't try." अपनी हर गलती से एक सबक हासिल कीजिए, दुनिया के अक्लमंद यही करते हैं। डगलस सैटन। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, वही उन्नति करता है जो स्वयं अपने को उपदेश देता है। वही उन्नति करता है जो स्वयं अपने को उपदेश देता है। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं मनी मैटर्स, रेडियो मानू 90.0 FM का फाइनेंस एंड कॉमर्स शो। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है हमारे शो मनी मैटर्स में। आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सिकंदर और हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फ़ंड की। ब्रेक पे जाने से पहले हमने समझा कि एक्सपर्ट ने बताया हमें कि म्यूचुअल फ़ंड होता क्या है, क्यों इसका नाम म्यूचुअल फ़ंड पड़ा और ये फ़ंड कैसे जनरेट होता है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब उनसे हम ये सवाल करेंगे कि म्यूचुअल फ़ंड को अगर हम क्लासीफाई करें सिकंदर साहब, तो कितने तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, क्या किस कैटेगरी के होते हैं? उस क्लासिफिकेशन को देखने के लिए अलग अलग पैमाने पे आपको देखना पड़ेगा। इन द सेंस कि सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि आपका जो फंड है, जो आपने फिनेंशियल एनालिस्ट को दिया है, जिस कंपनी को दिया, वो कहाँ लगा रहा है, उसके बेस पे भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ शेयर मार्केट में ही लगाए। जैसा कि आपने सुना होगा, एक जो है एक तरह से आप डिवेंचर होता है, बॉन्ड होता है जो गवर्नमेंट इशू करती है, उसमें सर्टेन फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। शेयर्स के भी कई एग्जैक्टली शेयर के भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। लार्ज स्केल कंपनी है, मीडियम स्केल कंपनी है, स्मॉल स्केल कंपनी है, फिर आप हो सकता है मल्टी कैप कंपनी भी हो सकता है। इट मीन्स फिनेंशियल एनालिस्ट जो है वो फ्री है कि आपके पैसे को वो स्मॉल, लार्ज, मीडियम किसी भी कंपनी में वो लगा सकता है। तो बेसिकली एक क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं बेस्ड ऑन शेयर। एक सवाल है मेरा कि फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट है जिसके थ्रू हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो
आपके इन्वेस्टमेंट से पहले उसने बता रखा है ये चीज़ कि वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, या फिर वो फ्री है, आपने इन्वेस्ट कर दिया, अब दिस इज़ अप टू देम कि वो कहाँ इन्वेस्ट करें? ये दोनों तरह की सिचुएशन हो सकती है या इसमें कोई एक सिचुएशन? जब आप इन्वेस्ट करने जाएंगे किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का, आप जब वेबसाइट ओपन करेंगे तो वहाँ डिटेल वो दे रखे होंगे कि अगर आप शेयर में करना चाहते हैं तो शेयर में ये सारे अलग अलग फंड्स हमारे पास हैं। अगर आप बॉन्ड में करना चाहते हैं या डिवेंचर में करना चाहते हैं या डेट में करना चाहते हैं तो ये सारे हैं। अगर आप हाइब्रिड में करना चाहते हैं, इट टोटली डिपेंड ऑन द रिस्क। कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो बॉन्ड है या फिर डेट है उसमें सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो वहां चांसेस ऑफ लूजिंग मनी इज वेरी लेस कंपेयर टू द शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में बिल्कुल गारंटेड नहीं होता है, क्योंकि शेयर मार्केट में डिबेंचर्स, डेट और लोन एक बहुत बड़ा एरिया है डिस्कशन के लिए। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे लिसनर्स के लिए आप थोड़ा सा बता दें कि जो क्लासीफाई करते हैं हम शेयर्स के भी कई तरह के शेयर्स होते हैं, उसमें डिबेंचर क्या है और आपने जो एक बताया अभी वो क्या है? हाँ, एक आप प्रिसाइजली आप ये कह सकते हैं तो एक इक्विटी शेयर होता है जो कि नॉर्मली अगर आप शेयर किसी कंपनी का खरीदते हैं तो आप एक ऑनर के तरीके से ट्रीट किए जाते हैं। ये अलग सी बात है कि आपकी ऑनरशिप बहुत कम होगी, 0.0012 या जितने शेयर्स आपके पास। एग्जैक्टली। तो एक इक्विटी शेयर, और इक्विटी शेयर होल्डर वो होते हैं जो इनफैक्ट वो ये प्रॉफिट में भी और लॉस में भी साथ होते हैं, यानी कि लॉस होने पे उनको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो ऑनर हैं। दूसरा कैटेगरी होता है प्रीफरेंस शेयर, जिसको हम लोग प्रीफर्ड स्टॉक भी कहते हैं। ये वो होते हैं जो सर्टेन कंडीशन डाल देते हैं कि अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो हमें एटलीस्ट 9% 10% आपको डिविडेंड देना ही होगा, कंडीशनड। एग्जैक्टली। थर्ड कैटेगरी है वो ये कहता है कि नहीं, मुझे इससे मतलब नहीं, मैं आपको पैसा दे रहा हूं, आप बिजनेस करें, बट अगर आपका लॉस भी होगा तो भी मुझे सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए। ये ऐसा ही है जैसे बैंक लोन, यानी कंपनी ने बैंक से लोन ना लेकर के पब्लिक से स्मॉल फॉर्म में लोन लिया। एग्जैक्टली, उसको हम डेब्ट और डिवेंचर कहते हैं बेसिकली। ठीक है, चलिए आप बता रहे थे कि कितने तरह के जो है हमारे पास। तो एक क्लासिफाई तो हम लोगों ने शेयर के बेस पे कर दिया, यानी कि इक्विटी शेयर, डेट हो सकता है, हाइब्रिड हो सकता है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मीडियम कैप, मल्टी कैप। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है ओपन इंडेड एंड क्लोज इंडेड। वो ये होता है कि बीच में आप इंटर नहीं कर सकते हैं। एक बार फंड स्टार्ट हो गया, कंपनी ने अनाउंस किया कि फ्रॉम 1 जुलाई ऑनवर्ड्स हम एक नया म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो अगले नेक्स्ट 3 साल के बाद वो क्लोज कर देंगे हम, जिसको जो प्रॉफिट होगा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो वो क्लोज इंडेड हो गया। बीच में अगर मैं चाहूं कि 1 अगस्त को या 15 अगस्त को उसमें इन्वेस्ट करूं तो वो एलॉन, वो कुछ दिनों पहले LIC का इस तरह का आया था क्लोज इंडेड। यस, तो मोस्टली कंपनी जो है क्लोज इंडेड, ओपन इंडेड भी ऑफर करती है। ओपन इंडेड ये होता है कि वो फंड चला आ रहा है पिछले 5-10 साल से, जब आप चाहें इंटर कर जाएं, जब आप चाहें एग्जिट कर जाएं। आज मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैंने सोचा 50,000 रुपये में लगा दूं, 1 महीने बाद मुझे जरूरत है, मैंने ऑलरेडी उसको विड्रॉ कर लिया। तो एक वर्ड हम यूज करते हैं फाइनेंस में, लिक्विडिटी। तो अगेन इट डिपेंड कि इस तरह से हम लोग कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट के कई क्राइटेरिया होते हैं। क्विकली जो हम अगर समझते हैं कि वो कितना लिक्विड, जैसे अगर कोई प्लॉट लेता हूं तो क्विकली मैं उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट जिसको आसानी से कैश की जरूरत पड़ने पे हम कन्वर्ट कर लें, तो आप कह सकते हैं कि जो ओपन इंडेड है कभी भी आप इंटर कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। तो एक क्लासिफिकेशन ये हो सकता है। ओके, अभी आपने क्लासिफिकेशन किया कि इक्विटी शेयर्स, इक्विटी या डेब्ट या हाइब्रिड जो है हमारे पास म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये एजेंट के थ्रू हम करते हैं, या कोई भी चाहे इन्वेस्ट करना एजेंट के थ्रू होता है। ये गारंटी गिवन बाय मीडिएटर, ये एजेंट्स जो भी होते हैं वो किस तरह की गारंटी देते हैं? और वो आप यूँ कह लें कि होता है क्या नॉर्मली कि या तो आप ये कह लें सही गलत जो भी हो, नॉर्मली जब वो एक सिंपल मैन को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं जिनका फाइनेंस इकोनॉमिक्स से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये देखते हैं कि जब उन्हें मैं डिटेल में बताऊंगा कि SIP क्या है, लमसम क्या है, मार्केट क्या है, तो कई बार उन एजेंट को भी बहुत डिटेल पता नहीं होता है। तो एक ऑन एन एवरेज एक रफली फिगर जो ऊपर से कोई कोट कर देता है, उसको बता देते हैं कि 30% आपका रिटर्न होगा, मे बी 15% रिटर्न हो सकता है, विच इज़ मोर देन द FD फिक्स डिपॉजिट। तो उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा कोई गारंटी इस फील्ड में हो ही नहीं सकता रिटर्न का। हाँ, एक मिनिमम बेस आप जरूर एक आइडिया दे सकते हैं, बट गारंटेड रिटर्न मार्केट रिसर्च के पे डिपेंड करता है कि आपने रिसर्च किया कि किस कंपनी का कितना आपके पास डिविडेंड आ रहा है, Exactly. या कंपनी कितना आपको प्रॉफिट वापस कर रही है। ये मार्केट रिसर्च हो सकता है, या फिर अलग अलग आपको रिसर्च करना पड़ेगा, या फिर आपको उन पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, मीडिएटर्स पे या एजेंट पे। हाँ, अब इसमें क्या है कि आप जो है आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं।
ये जो है उसमें एक और क्लासिफिकेशन है जो एजेंट बेस्ड है, जो हम लोग बात नहीं किए थे, उसको टच करना चाहेंगे। एक रेगुलर और एक डायरेक्ट होता है। रेगुलर में ये होगा कि एक मीडिएटर होगा, उसके थ्रू आप जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज जो हैं उन लोगों ने डायरेक्ट का भी ऑप्शन दे रखा है और वेरी क्लियरली वो मेंशन होगा उनके फंड में कि लेट्स अज्यूम दैट एक्सिस म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ और एक्सिस म्यूचुअल फंड रेगुलर ग्रोथ, यानी कि ये जो वो कैब मेंशन है जिससे आप क्लियर हो जाएंगे कि मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, डायरेक्ट फंड में अगर आप लगाएंगे तो बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, आप डायरेक्टली उनके वेबसाइट पे जाइए, आपका जो है आप डायरेक्टली पैसा वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली बातें इतनी इंटरेस्टिंग चल रही है कि हमें और जानने की ख्वाहिश हो रही है कि म्यूचुअल फ़ंड क्या, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ये मुश्किल है कि हमें अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। दोस्तों कहीं मत जाइएगा, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM और मैं हूं आपका दोस्त आरजे आमिर। फ़ौरन हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। You are listening to Money Matters, Radio Manu 90.0 FM's Finance and Commerce Show. सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत। अर्ज किया है में आज हम बात करेंगे कृष्ण चंद्र की। कृष्ण चंद्र 23 नवंबर 1914 को वजीराबाद ज़िला गुजरांवाला पंजाब में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम पूंछ जम्मू कश्मीर में हुई। 1930 के बाद आला तालीम के लिए लाहौर गए। 1934 में पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी में MA किया। ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हुए, फिर मुंबई की फिल्म दुनिया से मुंसलिक होकर आखिरी वक्त तक बम्बई ही में रहे और वहीं 8 मार्च 1977 को इंतकाल किया। तरक्की पसंद तहरीक से उनका गहरा ताल्लुक़ रहा। प्रेमचंद के बाद जिन अफसाना निगारों ने गैर मामूली शोहरत हासिल की, उनमें एक अहम नाम कृष्ण चंद्र का भी है। वो बुनियादी तौर पर अफसाना निगार थे, लेकिन उन्होंने नावल, ड्रामे, रिपोर्टाज और मज़ामीन भी लिखे। उनकी मकबूलियत का सबब उनकी हकीकत पसंदी, रोमानियत और खूबसूरत अंदाज़ बयां है। यूकलिप्टिस की डाली, माँ लक्ष्मी का पुल, अन्नदाता उनके अहम अफसानवी मजमूए हैं। उनके नावलों में शिकस्त, जब खेत जागे और आसमान रोशन है के अलावा एक गधे की सरगुज़िश्त को खासी मकबूलियत हासिल हुई। अर्ज़ किया है में आप सुन रहे थे बातें कृष्ण चंद्र की। आपसे होगी दोबारा मुलाकात, इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए। आदाब। You were listening to अर्ज किया है। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You are listening to Money Matters, Radio Manu 90.0 FM's Finance and Commerce Show. ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है हमारे शो मनी मैटर्स में। आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM। आज हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड पे। हमारे साथ हमारे दोस्त और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सिकंदर हैं। आइए अब हम बात करते हैं सिकंदर साहब, SIP क्या है और लमसम क्या है? वो चीज़ें जब हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एक बेहतर चीज़ है कि SIP और लमसम पे हम बात कर लें कि वो क्या चीज़ होती है। कई बार क्या होता क्या है, इनफैक्ट मैंने देखा है कि कई बार खुद स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज होते हैं। वो ये समझते हैं कि कई बार म्यूचुअल फंड से ज़्यादा वो SIP को समझते हैं। SIP आसानी से समझ जाता है कि SIP क्या है, लेकिन ये दोनों चीज़ म्यूचुअल फंड का हिस्सा है SIP और ये एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है।
इसमें क्या होता है बेसिकली एक सर्टेन आज तक मैं भी यही समझ रहा था कि SIP इज़ इजी इन्वेस्टमेंट। तो अब ये बताइए कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो इजीली क्या है इन्वेस्टमेंट करने के लिए? मैं बैंक चला जाऊँ, इन्वेस्ट कर लूँ SIP के थ्रू, शायद बैंक के थ्रू भी हो सकता है। और मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कई वेबसाइट्स खंगालने होंगे या फिर मुझे देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो आप ये भी बताइएगा मुझे कि ईजी वे क्या है? देखिए SIP जो है काफ़ी पॉपुलर हुआ है और कई सेलिब्रिटीज़ ने उसको एडवर्टाइज भी किया है। अगर आप उसको एनालाइज नहीं भी कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं भी कर सकते हैं, तो सिंपल एक पर्सन जो है वो क्या कर सकता है, सैलरीड क्लास, कि हर महीने की 10 तारीख को, 15 तारीख को, 20 तारीख को, जो भी वो डेट डिसाइड करे, उतनी तारीख को मेरे अकाउंट से 5,000 रुपीज़ कट जाएगा। फिक्स्ड, एग्जैक्टली फिक्स आपका अमाउंट हर महीने। उस दिन मार्केट का क्या रेट होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, ऑटोमेटिकली 5,000, 10,000 जो भी आप अमाउंट डिसाइड करेंगे वो कट जाएगा। ये बेसिकली इसी को हम SIP कहते हैं। ऑन ए सर्टेन डेट, on certain amount which you have already decided well in advance, that will be deducted from your बैंक अकाउंट और वो फंड मैनेजर को जाएगा और फंड मैनेजर उसको फिर वो मैनेज करता है। व्हाट इज लमसम? लमसम है कि जब आपको जितना दिल करे, यानी कि मैं बॉन्ड नहीं हूँ। इट इज इंटरेस्टिंग नेम, लमसम। थोड़ा डिटेल में कि लमसम तो है क्या? ये क्या है बेसिकली कि लमसम अमाउंट है बेसिकली। जब हमें फॉर एग्जांपल इन द मंथ ऑफ जून मुझे लगा कि नहीं मेरे पास सेविंग नहीं है, तो मैं जून के महीने में नहीं लगाऊंगा कोई पैसा। वेरी नेक्स्ट डे मुझे लगा कि नहीं मेरे पास सेविंग है 10,000 का, मैं 10,000 लगा दूंगा। द वेरी नेक्स्ट डे आई थॉट कि नहीं मेरे पास सिर्फ 500 रुपये हैं, 500 ही मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि और उतना मैं सेविंग नहीं कर पाया ड्यू टू सम रीजन। तो लमसम मींस जब आपको जितना अमाउंट लगाना है आप आसानी से लगा सकते हैं। और ये प्रोसेस क्या होगा इसका? सेम प्रोसेस है बेसिकली। जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, जब आप एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज का जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं, तो जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए क्लिक करेंगे वहां पे ये दोनों ऑप्शन आपको दिया जाएगा। पहला ऑप्शन तो दिया जाएगा रेगुलर या डायरेक्ट। उसके बाद फिर आपका ऑप्शन आएगा आप SIP करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड करना चाहते हैं। एग्जैक्टली, विद इन द म्यूचुअल फंड। अब ये बातें हो गई कि म्यूचुअल फंड क्या है, SIP क्या है, लमसम क्या है, ये चीज़ें। अब हमारे जो लिसनर्स हैं, मैं ये चाहता हूँ कि स्टेप वाइज आप थोड़ा सा डिटेल में बता दें कि अगर मैंने प्लान किया कि मुझे इन्वेस्ट करना है तो क्या क्या वो स्टेप्स हो सकते हैं, हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत ईजी है। आपको सबसे पहले एक बैंक अकाउंट, जो कि नॉर्मली आई मीन द फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू मोस्ट ऑफ द पीपल दे डू हैव। तो आपके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट होनी चाहिए। उस बैंक अकाउंट के जरिए आपको जो है उसमें पैन कार्ड और बैंक अकाउंट के थ्रू आप जो है अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेंगे। डीमैट अकाउंट की सिंपल ये है, एक तरह से पासबुक है जिसमें आपका डिटेल किसी भी कोई सा भी म्यूचुअल फंड आप खरीदेंगे तो वहां वो इंटर होगा, चाहे किसी भी कंपनी का आप खरीदें। तो सेकंड हो गया डीमैट अकाउंट। एक और क्वेश्चन मैं अपने दोस्तों के लिए पूछना चाहूँगा कि जब डीमैट अकाउंट हमें ओपन करना है तो हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर हमें बैंक के पास जाना होगा कि आई वांट टू ओपन अ डीमैट अकाउंट? ये समटाइम जो है ये ओपन ऑनलाइन भी होता है, बट अभी रिसेंटली जो है आप बैंक में भी जा करके अपना KYC और डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और उस डीमैट अकाउंट से आप किसी भी कंपनी का म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। आप बाउंड नहीं है। अगर आपने HDFC बैंक में आपका बैंक अकाउंट है, वहां जाकर के अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन कराया और KYC कराया, अब उस नंबर से आप कोई सा भी शेयर, म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीदे, सारा डिटेल वहां होगा। स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करने से पहले डीमैट जो अकाउंट है वो मैंडेटरी है, होना ही चाहिए। ओके। तो जो स्टेप आप बता रहे थे कि डीमैट अकाउंट होना चाहिए, आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद हम क्या करेंगे? थर्ड जो है आप एक इंटरमीडिएरीज को चूज करेंगे। जैसे बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, चूंकि आप हर बार तो मार्केट में नहीं जाएंगे, ऑफिस में नहीं जाएंगे, तो बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जो आप जीरोधा है, ग्रो ऐप है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उसको आप चुन ले। दे आर द रजिस्टर्ड, दे आर रजिस्टर्ड, सो कोई वॉरीड होने की जरूरत नहीं है, वो सेबी के अकॉर्डिंग। तो उसको आप वो ऐप चुनने के बाद फिर आप डिसाइड करेंगे कि आप किस कंपनी के म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हैं। और फिर जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की बात की, अब मैंने डिसाइड कर लिया कि लेट्स एग्ज्यूम XYZ कंपनी में मैं XYZ में फिर अगेन किस तरह का आप स्टॉक लेना चाहते हैं, इक्विटी शेयर का, या तो फिर आप हाइब्रिड लेना चाहते हैं, लार्ज कैप, मीडियम कैप, हाइब्रिड जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो आप जाएंगे। वहां जाने के बाद फिर वो पूछेगा आप रेगुलर जाना चाहते हैं या फिर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं। ये क्या है?
ये रेगुलर डायरेक्ट जो एजेंट और विदाउट एजेंट जो हम लोगों ने डिस्कस की थी। अब आपने डिसाइड कर लिया कि मैं डायरेक्ट जाना चाहता हूँ। वंस आप अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो फिर आप वहां पे फिर आपको आएगा, आप लमसम अमाउंट एक ही बार में डालना चाहते हैं या हर महीने सिस्टमेटिकली आप उसको, तो ये सारा प्रोसेस है बेसिकली। आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड होगा। कैन इट बी कन्वर्ट इन एनी टाइम? अगर मैंने एक बार डिसाइड किया कि मुझे लमसम डालना है, फिर लेटर स्टेज मुझे लगा कि नहीं मुझे सिस्टमेटिक जाना चाहिए, या वन गो में मैंने सिस्टमेटिक डाला और फिर मुझे लगा कि रियलाइज हुआ कि नहीं मुझे लमसम जाना चाहिए, तो चेंज हो सकता है? या बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि बेहतर ये होगा कि उस कंपनी के वेबसाइट पे जाकर के आप सीधे डायरेक्ट लॉग इन करके इन्वेस्ट करें, रेदर देन कि कोई और मीडिएटर का प्लेटफॉर्म ऑप्ट करें आप। क्योंकि अगर मैं कोई यहाँ पे मेरा एक सवाल आता है कि सपोज कोई मिडिल क्लास है या थोड़ा सा लिटरेट पर्सन है, तो वो ही कैन हैंडल, वो ऐप डाउनलोड कर सकता है, खुद से कर सकता है, लेकिन कोई लिटरेट नहीं है लेकिन एक बिजनेसमैन है, वो एक बिजनेस रन करता है और ही हैज़ अ सेंस, ही और शी हैज़ अ सेंस टू इन्वेस्ट, तो वो कैसे करेंगे? वो किसके पास जाएं? हाँ, अगर कोई आपका फ्रेंड है जो सिंपल लॉगिन करना होता है, जिस तरह से हम कई बार लॉगिन करते हैं ना एप्लीकेशन वगैरह, अगर कहीं फॉर्म फिलअप करना होता है तो लॉगिन करते हैं, जिसमें आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, बैंक अकाउंट मांगे, डिटेल देना है, पैन कार्ड का डिटेल, उससे आप लॉगिन कर लेते हैं ये सारी चीज़ें। एक बार आप, हाँ, आप जब जैसे ही किसी भी कंपनी का, मोर देन 30 कंपनी भी है, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, उसी को म्यूचुअल फंड कंपनी बोलते हैं, तो वहाँ मोर देन 30 कंपनीज इन इंडिया वी हैव, एंड दे ऑल आर रजिस्टर्ड बेसिकली। दीज आर इंडियन कंपनीज और फॉरेन कंपनी? They are actually approved to offer the mutual fund in India basically. Okay. तो they चाहे अगर so they are multinational company और Indian company? हाँ, it doesn't matter क्योंकि वो already approved है सेबी से, ऑलरेडी अप्रूव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो उसमें वॉरिड होने की कोई जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली वेबसाइट ओपन कीजिए, अपना जो है लॉगिन होता है, लॉगिन क्रिएट कीजिए। सेबी का कई बार नाम आया, मैं ये जानना चाहूँगा कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ये इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। द वो कैब जो सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी गार्ड नहीं है और ये सिक्योरिटी यूजर पासवर्ड नहीं है। ये बेसिकली द टर्म सिक्योरिटी जो है फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में हम यूज करते हैं, शेयर और डिवेंचर जो ट्रेड होता है टुगेदर वी कॉल इट द सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज चूंकि हम ट्रेड करते हैं उस प्लेटफॉर्म पे, चाहे मैं करूं या मेरा मीडिएटर करे बेसिकली, तो उसी से ये नाम ड्राइव हुआ सिक्योरिटी एक्सचेंज। ये रेगुलेटरी बॉडी है टॉप लेवल की, जिस तरह से बैंक को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई है, in the same way to regulate the share market, security market, the SEBI is there, जो कंट्रोल रखती है सारे कंपनियों पे, सारे इन्वेस्टर पे। इनफैक्ट इन्वेस्टर के अवेयरनेस क्रिएट, कोई अगर मैनिपुलेट न कर सके किसी इन्वेस्टर्स को, फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना दे सके, तो वो रेगुलेटरी बॉडी जो है इस तरह से काम करती है। आपने बहुत अच्छी बातें बताई इसमें कि हम किस तरह से सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं, लेकिन हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। दोस्तों आप कहीं मत जाइएगा, हम फौरन हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं मनी मैटर्स, रेडियो मानू 90.0 FM का फाइनेंस एंड कॉमर्स शो। Keep listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। A quote by Beverly Sills: "You may be disappointed if you fail, but you're doomed if you don't try." अपनी हर गलती से एक सबक हासिल कीजिए, दुनिया के अक्लमंद यही करते हैं। डगलस सैटन। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, वही उन्नति करता है जो स्वयं अपने को उपदेश देता है। वही उन्नति करता है जो स्वयं अपने को उपदेश देता है। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो
बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं मनी मैटर्स, रेडियो मानू 90.0 एफएम का फाइनेंस एंड कॉमर्स शो। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर खैर मकदम है हमारे शो मनी मैटर्स में। आप सुन रहे हैं हमारा शो मनी मैटर्स द वन ऑन ओनली रेडियो मानू पर। मैं हूं आरजे आमिर। और डॉक्टर साहब, अब हम बात कर रहे थे म्यूचुअल फंड पे। एक टर्म आता है एनएवी, यूनिट प्राइस। वो क्या होता है, थोड़ा हमारे लिसनर्स के लिए बताएं। एग्जैक्टली जैसा कि हम सब ने डिस्कस किया कि हम पैसा किसी फंड मैनेजर को दे रहे हैं। फंड मैनेजर उस पैसे को कम से कम 15, 20, 25 कंपनियों में लगा रहा है। तो अब आपका पैसा कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है, ये कैसे पॉसिबल? क्योंकि हो सकता है कि 20 कंपनियों में कुछ कंपनियों का शेयर प्राइस घट रहा होगा, कुछ का बढ़ रहा होगा, और शेयर प्राइस हर सेकंड बढ़ता घटता है। तो ये कैसे डिसाइड होगा? तो होता क्या है कि जो 20 कंपनियों में जो पैसा लगा है बेसिकली, तो वो जो इंक्रीज शेयर मार्केट जो है 3:30 के आसपास क्लोज होता है एवरी वर्किंग डे में। इट स्टार्ट एट 9:15 मॉर्निंग मॉर्निंग 9 to 3:30 जब क्लोज होता है, तो अब तो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। तो जितने 3:30 के वक्त जो कंपनी का टोटल क्लोजिंग के वक्त हाँ, बीच में कई बार इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, बट क्लोजिंग के वक्त जब वो जितना प्राइस आएगा वो उसका एक एवरेज निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल 15 कंपनियों में हो सकता है 10 कंपनी का बढ़ा हो 5%, एट द सेम टाइम अनदर 5 कंपनी का बढ़ा ही नहीं कुछ क्लोजिंग के वक्त। तो उसका एवरेज निकाल करके एक यूनिट का प्राइस डिसाइड हो जाता है, और उसी के बेस फॉर दैट डे ओनली। एग्जैक्टली। और वो यूनिट प्राइस एवरी डे फ्लैक्चुएट करता है, एवरी मिनट एवरी सेकंड नहीं। शेयर प्राइस जो है एवरी सेकंड करता है। और या तो हर दिन 9 बजे के बाद रात में एम्फी है, एक एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, जो पूरे म्यूचुअल फंड जितनी 30-40 में बता रहा था, उन लोगों को गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। एसोसिएशन है उनका। 9:30 10 o'clock के बाद जो है उनके वेबसाइट पे आज कितना प्राइस हुआ उसका डिक्लेयर करती है। आपने ये बताया कि 3:30 पे जो मार्केट प्राइस होता है वो स्टेबल हो जाता है, वही उसी से आपको एनएवी डिसाइड होता है। ट्रेडिंग क्लोज हो जाती है। तो ट्रेडिंग जो नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा वो उस प्राइस पे होगा? हाँ, इट डिपेंड करता है। कई बार क्या होगा कि आपने लेट्स अज्यूम 100 रुपये आज के वक्त में, आज के दिन 100 रुपये में क्लोज हो गया। कल जो है रात में कुछ ऐसे न्यूज आए, चाहे वो डोमेस्टिक या इंटरनेशनल न्यूज हो, नेक्स्ट डे जब 9:15 पे जब स्टॉक मार्केट खुलेगा तो उस वक्त ऑल ऑफ सडन खरीदने वाले बहुत ज्यादा हो गए। तो वो बहुत हद तक चांसेस है कि कल 100 रुपये में क्लोज हुआ था, आज जो है वो 110 से स्टार्ट ही हो रहा है। कैसे ये बीच में 10? हाँ, ये डिपेंड करता है कि उससे पहले प्री मार्केट 9:15 से जो पहले वाला मार्केट ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ वहां लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो अगर मान के चलिए कि कुछ ऐसा इवेंट डिमांड, एग्जैक्टली, नेक्स्ट डे जो है उसका डिमांड 10,000 लोगों ने जो है 120 पे खरीदने को तैयार हैं, कल वो 100 पे क्लोज हुआ है। डिमांड हायर द प्राइस। एग्जैक्टली। तो जैसे ही ओपन होता है वो हाई रेट पे ही ओपन होता है। बिल्कुल राइट। ये एडवर्स सिचुएशन में मैं बहुत देर से क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि मार्केट अप डाउन होता है, जो नॉर्मली विजुअल मीडिया में हमें देखने को मिलता है, जैसे सेंसेक्स अप हुआ या निफ्टी अप डाउन हुआ, तो जिस तरह से आपका हार्ट बीट अप डाउन हॉस्पिटल्स पे वो रेशियो बनता है कि अप डाउन वो चीज़ें होती है। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि कैसे मार्केट अप और डाउन हो रहा है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। अब जैसे बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, हमने जाना, आपने बताया कि बहुत इजीली कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं। इन शॉर्ट आपने ये भी बताया कि मार्केट होता क्या है इन्वेस्टमेंट में। तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो टैक्स पेयर्स हैं हमारे, तो इस इन्वेस्टमेंट को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं टैक्स सेविंग के लिए? थोड़ा आप वो बता सकते हैं, कितना टैक्स बेनिफिट होता है उनको? एक तो है कि ATC जो इनकम टैक्स है, जब हम ITR फिलअप करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, ATC के अंदर जो है 1,50,000 तक आपको अलाउड है कि या तो अगर आपने FD किया हो 5 साल या ज़्यादा टेन्योर का, 5 साल या ज़्यादा FD, या इसी तरह से बहुत सारा जो सुकन्या योजना है और भी बहुत सारे प्रोग्राम, उसी तरह से म्यूचुअल फंड में अगर आपने वैसे म्यूचुअल फंड की कैपिंग ओनली 1,50,000 है, इसमें आपको NPS आता है, ये सारे बेनिफिट्स वो आ जाते हैं। एग्जैक्टली। तो म्यूचुअल फंड में क्या है कि आप उसमें एक क्लासिफिकेशन होगा, वो कहते हैं हम ELSS म्यूचुअल फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम
म्यूचुअल फंड। वो क्या है, अगर आपने पैसा लगा दिया तो 3 साल से पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। Right. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहती है कि अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया और 3 साल से पहले विड्रॉ नहीं करते हैं तो उस अमाउंट पे हम आपको टैक्स बेनिफिट 80C के अंडर देंगे, यानी कि 3 साल मिनिमम लॉकिंग पीरियड है। लॉकिंग पीरियड उससे पहले विड्रॉ नहीं कर सकते आप अगर आप टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं। अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 3 साल तक हमें उसको रखना पड़ेगा और चौथे साल हम उसको जो है क्लेम कर सकते हैं। क्लेम तो आप इसी साल कर लेंगे। लेट्स अज्यूम मैंने 50,000 रुपीज ELSS म्यूचुअल फंड में लगाया, मैं इसी साल ITR में शो कर दूंगा कि 50,000 रुपये मैंने जो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया है टैक्स बेनिफिट के लिए, मैं और टैक्स बेनिफिट मुझे मिल जाएगा। लेकिन जब हम उसे विड्रॉ करने जाएंगे तो 3 साल से पहले वो यूनिट फ्री ही नहीं शो करेगा। ओके, यानी कि 3 साल के बाद वो ऑटोमेटिकली शो कर देगा आपको कि हाँ नाउ यू आर एलिजिबल टू विड्रॉ दिस मनी बेसिकली। तो 3 years मिनिमम लॉकिंग पीरियड है म्यूचुअल फंड का, विच इज लेसर देन एनी अदर इन्वेस्टमेंट। सो कोई भी इन्वेस्टर अगर म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो मिनिमम 3 साल के लिए हमें इन्वेस्ट करना होगा। एग्जैक्टली, नॉट लेस देन 3 ओनली years फॉर टैक्स बेनिफिट। ओके, अदर के लिए आप जब इन्वेस्ट करें जब निकाल लें। ओके ओके। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की हमने और ये म्यूचुअल फ़ंड पे जाना कि आपने शुरू से बताया कि म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं हम और कैसे इसमें हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करके और किस तरह से टैक्स बेनिफिट होते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे लिसनर्स को इतनी अच्छी जानकारियाँ दी और हमें समझने में मदद की कि म्यूचुअल फ़ंड दरअसल होता है क्या। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हमारे भी क्लियर हुए हैं आज। दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम मनी मैटर्स, द वन ऑन ओनली रेडियो मानू पर, और मैं हूं आपका दोस्त RJ आमिर। नेक्स्ट प्रोग्राम में, नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे किसी और टॉपिक पर। मुझे और हमारे एक्सपर्ट को दीजिए इजाज़त। आदाब। You are listening to Money Matters on Radio Manu 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।